हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को हमारी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई बड़ी पसंद आ रही है। दोस्तों, अपनी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। मैंने आप लोगों के निक नेम कुछ लोगों के नोट कर लिए हैं और आगे के जो एपिसोड आएंगे हम उनमें आपका नाम ज़रूर डालेंगे। और दोस्तों, अगर कोई रह गया है तो वो अपना निक नेम कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो आगे के जितने भी करेक्टर आएंगे हम आपके नाम उनके अंदर ज़रूर डालेंगे। और आप ये भी लिख कर बताएं कि आपको किस तरीके का कैरेक्टर चाहिए। आपको गुंडा बनना है या आपको हीरो बनना है या फिर आपको हीरो का भाई बनना है, हीरोइन का भाई बनना है। तो जो भी आपकी इच्छा है हम वैसा ही कैरेक्टर आपको दे देंगे। चलिए, आज के एपिसोड नंबर 3 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। दिल्ली की सुबह अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। आसमान में सूरज पूरी तरह से चमक रहा था। शहर की व्यस्त सड़कें गाड़ियों के शोर से गूंज रही थी, लेकिन इन सब से बेपरवाह अभिनव लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की उस गगनचुंबी काले शीशों वाली बिल्डिंग के सामने खड़ा था। उसने अपनी वज्र सिक्योरिटीज की वही नीली और साधारण सी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। गले में आईडी कार्ड लटक रहा था और सिर पर कैप थी। कल रात उसने जिस तरह से सिंघानिया परिवार के 3,000 करोड़ के एम्पायर को रातों रात खाक में मिलवा दिया था, उसका एक रत्ती भर भी घमंड या सुराग उसके चेहरे पर नहीं था। कपूर मैंशन में आंचल कपूर और अनन्या सदमे में थी, लेकिन अभिनव के लिए वो महज एक छोटा सा खेल था। एक ऐसा मच्छर जिसे उसने अपनी नींद खराब करने के जुर्म में मसल दिया था। उसका असली शिकार, उसका असली लक्ष्य तो इस बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर छिपा हुआ था। अभिनव ने स्टाफ एंट्री से बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी चेकिंग, गार्ड्स की भारी भीड़ को पार करके वो सर्विस लिफ्ट तक पहुंच गया। लिफ्ट के 15वें फ्लोर पर पहुंचते ही वो घुटन भरी भारी और सर्द खामोशी एक भी फिर से उसका स्वागत करने के लिए तैयार थी। ये फ्लोर सिर्फ एक ऑफिस नहीं था, ये उस पूरे अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट का नर्व सेंटर था। अभिनव अपने डेस्क पर पहुंचा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने उसे ड्यूटी हैंडओवर की और वहां से चला गया। अभिनव कुर्सी पर बैठा और उसके अपने सामने लगे दर्जन सीसीटीवी मॉनिटर्स पर नजरें डाली। उसका मकसद आज सिर्फ बिल्डिंग का नक्शा समझना नहीं था, बल्कि उन 3 डायरेक्टर्स सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी की गतिविधियां और बीच की उस अदृश्य कड़ी को ढूंढना था जो उस असली मास्टरमाइंड से जोड़ती है। सुबह के 10 बज चुके थे। 15वें फ्लोर पर गहमागहमी शुरू हो गई। मिस्टर आहूजा और मिस्टर रेड्डी अपने अपने आलीशान कैबिन में जा चुके थे। कुछ वीआईपी क्लाइंट्स और विदेशी डेलीगेट्स की मीटिंग चल रही थी। अभिनव एक बुत की तरह अपनी जगह पर बैठा, हर चेहरे, हर फाइल और हर आवाज को अपने दिमाग के सुपर कंप्यूटर में स्कैन कर रहा था। लेकिन दोपहर के करीब 12 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने अभिनव के रडार को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया। वीआईपी लिफ्ट के दरवाजे पर एक हल्की सी डिंग की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। लिफ्ट में जो शख्सियत बाहर निकली, उसे देखते ही पूरे 15वें फ्लोर का माहौल बदल गया था। जो कर्मचारी अब धीरे धीरे चल रहे थे वो अचानक चौकन्ने हो गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सीधा खड़ा होकर सिर झुका लिया। हवा में एक बहुत ही तेज, महंगी, सम्मोहक परफ्यूम की खुशबू फैल गई, लेकिन उस खुशबू में एक अजीब सी ठंडक और खौफ था। ये गुरलीन कौर थी, लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जनरल मैनेजर। गुरलीन की उम्र लगभग 28 साल के आसपास थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में एक ऐसा सख्त और जानलेवा आकर्षण था जो किसी को भी उसके करीब जाने से डराता था। उसने एकदम फिटेड डार्क ग्रे रंग का इटालियन डिजाइनर बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसके बाल बहुत ही सलीके से एक टाइट बन में बंधे हुए थे। उसकी आंखों में एक ऐसी तीखी और बेपरवाह चमक थी, मानो सामने खड़ा हर इंसान उसके लिए सिर्फ एक शतरंज का मोहरा हो। ऊंची पेंसिल हील्स की क्लिक क्लिक आवाज पूरे फ्लोर पर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। वहां मौजूद स्टाफ ने कांपती हुई आवाज में उनको ग्रीट करके कहा, गुड आफ्टरनून मैम। वहीं गुरलीन ने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो एक महारानी की तरह सीधे चलते हुए आगे बढ़ गई। अभिनव अपने मॉनिटर के पीछे से गुरलीन को बड़ा ध्यान से देख रहा था। उसे कल के दिन इस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चला था, लेकिन आज गुरलीन के चलने के तरीके, उसके कॉन्फिडेंस और उसके आसपास के लोगों के खौफ ने अभिनव को बता दिया था कि यह कोई आम मैनेजर नहीं है। अभिनव ने नोटिस किया कि जैसे ही गुरलीन
मिस्टर रेड्डी, जो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक थे, वो कैबिन के पास से गुजरी तो कैबिन का शीशे का दरवाजा खुला हुआ था। मिस्टर रेड्डी किसी से फोन पर जोर जोर से बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गुरलीन को कॉरिडोर से गुजरते हुए देखा, उन्होंने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर ली और फोन काट दिया। एक डायरेक्टर का अपनी ही कंपनी की जनरल मैनेजर से इस कदर दबना, यह बात अभिनव के तेज दिमाग में खटक गई। अभिनव ने मन ही मन में सोचा, एक डायरेक्टर जिसके पास कंपनी के अरबों शेयर हैं, वो एक सैलरी बेस मैनेजर से क्यों डरेगा? लेकिन इसके ही कुछ देर बाद मॉनिटर पर अभिनव ने जो देखा, उसने उसके शक को पूरी तरह यकीन में बदल दिया। गुरलीन अपने कैबिन से बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा काले रंग का लेदर का ब्रीफ केस था। वो सीधे मेन सर्वर रूम की तरफ बढ़ने लगी। उसको आता देखकर अभिनव का शरीर सतर्क हो गया। यह वही सर्वर रूम था जिसके बाहर अभिनव ड्यूटी दे रहा था। गुरलीन ने अभिनव के पास पहुंचकर बिना उसकी तरफ देखे बहुत ठंडे और आदेशात्मक आवाज में कहा, दरवाजा खोलो। अभिनव ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का नाटक करके कहा, मैम, आपका आईडी कार्ड। उसकी ये बात सुनकर गुरलीन ने पहली बार अपनी नजरें घुमाकर अभिनव को देखा। उसकी आंखों में इतनी कठोरता थी कि अगर सामने कोई आम गार्ड होता तो शायद डर के मारे वहीं कांपने लगता, लेकिन अभिनव की आंखों में एक ठहराव था। उसने गुरलीन की आंखों में आंखें डाली, बस एक सेकंड के लिए, और फिर तुरंत अपनी निजी नजरें नीची कर ली। तभी गुरलीन ने अपना आईडी कार्ड स्कैनर पर रखा। बीप की आवाज हुई। फिर उसने रेटिना स्कैनर पर अपनी आंखें रखी और पासवर्ड बोला, जिससे सर्वर रूम का भारी बुलेट प्रूफ दरवाजा खुल गया। गुरलीन अंदर गई और दरवाजा पीछे से लॉक हो गया। अभिनव वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग अब 15वें फ्लोर पर नहीं, बल्कि उस सर्वर रूम के अंदर था। अभिनव ने अपने डेस्क के नीचे एक सीक्रेट टर्मिनल को ऑन किया, जो उसे आज सुबह ही हैक कर लिया था। यह टर्मिनल सर्वर रूम के अंदर लगे कैमरों की फीड दे रहा था। अंदर का नजारा देखकर अभिनव की आंखें सिकुड़ गई। सर्वर रूम के अंदर एक विशाल सुपर कंप्यूटर्स की लाइन थी। गुरलीन एक मुख्य सर्वर के पास गई। उसने अपना ब्रीफ केस खोला। उस ब्रीफ केस के अंदर कोई कागजात नहीं थे, बल्कि एक एडवांस सैटेलाइट लिंक्ड एनक्रिप्टेड ट्रांसमीटर था। गुरलीन ने उस ट्रांसमीटर को सर्वर के एक खास पोर्ट में लगाया। फिर उसने अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ कमांड टाइप किए। अभिनव ने अपने सिस्टम पर डेटा फ्लो को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। वो ये देखकर हैरान रह गया कि गुरलीन कंपनी का कोई आम डेटा नहीं देख रही थी। वो कंपनी के सारे सीक्रेट लेन देन, स्विस बैंक अकाउंट के पासवर्ड्स, इलीगल हथियार के शिपमेंट के कोड्स, ये सब कुछ एक साथ कॉपी कर रही थी। लेकिन वो डेटा कहाँ भेज रही थी? अभिनव ने डार्क वेब के कुछ प्रोक्सीज का इस्तेमाल करके उस डेटा के रूट को ट्रैक करने की कोशिश की, और जो नतीजा सामने आया, उसने अभिनव के रोंगटे खड़े कर दिए। डेटा कंपनी के किसी भी डायरेक्टर के पास नहीं जा रहा था। यह डेटा एक पूरी तरह से अदृश्य सर्वर पर अपलोड हो रहा था। एक ऐसा सर्वर जिसकी लोकेशन हर सेकंड बदल रही थी। यह उस तकनीक का इस्तेमाल था जो दुनिया के सबसे खूंखार और सुरक्षित अंडरवर्ल्ड मास्टर करते हैं। गुरली ने डेटा ट्रांसफर पूरा किया, ट्रांसमीटर निकाला और उसने ब्रीफकेस में रखा, बाहर आ गई। वो वापस उसी घमंड और शांति के साथ कॉरिडोर से होती हुई अपने कैबिन में चली गई। उसके जाते ही अभिनव गहरी सांस लेकर अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गया। पहेली के टुकड़े अब जुड़ने लगे थे। अभिनव के दिमाग में तेजी से निष्कर्ष निकला। उसने मन ही मन में सोचा, ये तीनों डायरेक्टर्स तो सिर्फ मुखोटे हैं। सिंडिकेट का सारा असली पैसा, असली राज, असली ताकत कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। वही असली मास्टरमाइंड जिसने मेरे पिता को मारा था। और गुरलीन, ये गुरलीन उस मास्टरमाइंड के सबसे भरोसेमंद मोहरा है। वो इन तीनों डायरेक्टर्स पर नजर रखती है और कंपनी की एक एक जानकारी, एक एक सांस का हिसाब सीधे उस अदृश्य मास्टरमाइंड को देती है। अगर अभिनव को उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना था, तो उसे उन डायरेक्टर्स को नहीं, बल्कि इस गुरलीन को तोड़ना होगा। यह खूबसूरत और सख्त जनरल मैनेजर ही वो इकलौती चाबी थी जो उस खौफनाक दरवाजे को खोल सकती थी। शाम के 6 बज चुके थे। 15वें फ्लोर की शिफ्ट खत्म हो रही थी। अभिनव ने अपना सिस्टम लॉग आउट किया और नाइट गार्ड की ड्यूटी सौंप दी और सर्विस लिफ्ट से नीचे आ गया। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही दिल्ली की ठंडी और हवा ने उसके चेहरे को छुआ। आज वो वापस कपूर मैंसन जाने के मूड में ही नहीं था।
उसका दिमाग गुरलीन के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो एक सुनसान गली में गया। उसने अपनी नीली यूनिफॉर्म उतारी और बैग में रख ली। फिर उसने अपने आम सफेद शर्ट पहनी, एक कैब ली और छतरपुर की तरफ निकल पड़ा। कपूर मैंशन में जाकर अपनी सास और पत्नी के ताने सुनने से ज्यादा जरूरी था गुरलीन की असलियत का पता लगाना। वो सीधा विक्रम के उस सुरक्षित किले नुमा फार्म हाउस पर पहुंच गया। गेट पर तैनात विक्रम के गार्ड्स अब अभिनव को पहचान चुके थे। जैसे ही उन्होंने देखा, तुरंत गेट खोल दिया और सीधे खड़े होकर सलाम किया। अभिनव सीधे विक्रम के प्राइवेट स्टडी रूम में दाखिल हुआ। विक्रम वहां अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठकर कुछ फाइलें देख रहा था। अभिनव को देखते ही वो झटके में खड़ा हो गया। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, लायन, आप आपने खबर कर दी होती मैं खुद आ जाता लायन। तभी अभिनव ने विक्रम को बैठने का इशारा किया और खुद सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा बड़ा गंभीर और सख्त था। अभिनव ने बिना किसी भूमिका के सीधे मुद्दे पर आकर कहा, मुझे एक इंसान की पूरी कुंडली चाहिए विक्रम, जन्म से लेकर आज तक की पाई पाई की जानकारी। उसकी बात सुनते ही विक्रम ने अपना टैब उठाकर पूछा, हुक्म कीजिए लायन, किसका नाम है? आगे से अभिनव ने सीरियस होकर कहा, गुरलीन कौर, लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जनरल मैनेजर। ये नाम सुनते ही विक्रम के हाथ अचानक रुक गए। उसके चेहरे पर एक अजीब सी लकीर खिंच गई। उसने अपना टैब वापस टेबल पर रखा और एक गहरी सांस ली। विक्रम ने फुसफुसाकर कहा, गुरलीन। उसकी आंखों में एक ऐसी उलझन थी जो अभिनव ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखते ही अभिनव की आंखें पैनी हो गई। उसने सीधे कहा, क्या हुआ विक्रम, तुम इस औरत को जानते हो? विक्रम अपनी कुर्सी से उठा और कमरे में टहलने लगा। विक्रम ने बोलना शुरू करके कहा, जानता हूं लायन, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। पिछले 3 सालों से, जब से आप गायब हुए थे, लायन ग्रुप उन गद्दारों ने कब्जा कर लिया था। मैं उस कंपनी की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। मुझे भी ये पता चल गया था कि सिंघानिया, आहूजा और रेड्डी तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। असली डोर किसी और के हाथ में है। मुझे भी शक इसी गुरलीन पर हुआ था। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने आगे पूछा, तो तुमने इसके बारे में पता क्यों नहीं लगाया? तब विक्रम ने एक हताश मुस्कान के साथ कहा, लगाया था लायन। मैंने अपनी पूरी ताकत, अपने सारे जासूस, डार्क वेब के सबसे खतरनाक हैकर्स, सबको गुरलीन के पीछे लगा दिया था। लेकिन नतीजा नतीजा बिल्कुल जीरो था। उसकी बात सुनते ही अभिनव की भौहें तन गई। विक्रम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन के लिए किसी की भी जानकारी निकाल न पाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए अभिनव ने सीरियस होकर कहा, मुझे समझा कर बताओ। तब विक्रम ने उसको अच्छे से समझा कर कहा, लायन, अगर आप गुरलीन के सरकारी दस्तावेज, उसका कॉर्पोरेट प्रोफाइल और सोशल मीडिया चेक करेंगे तो वो एकदम परफेक्ट है। वो इतनी परफेक्ट कि शक होता है। कागजों के हिसाब से गुरलीन कौर पंजाब के एक छोटे से गांव की अनाथ लड़की है। उसने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और फिर वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ने। वहां से वो गोल्ड मेडलिस्ट बनकर लौटी। 5 साल पहले उसने लायन ग्रुप में एक जूनियर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ज्वाइन किया था। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा हैरान होकर कहा, सिर्फ 5 साल में कोई जूनियर एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर नहीं बन सकता, वो भी लायन ग्रुप जैसे माफिया कंट्रोल वाले सिंडिकेट में? अभिनव ने तुरंत पकड़ लिया। तब विक्रम ने चुटकी बजाकर कहा, बिल्कुल सही, यही बात मुझे खटकी थी। मैंने उसके हार्वर्ड के रिकॉर्ड्स डीप चेक करवाया। आप यकीन नहीं करेंगे लायन, हार्वर्ड के सर्वर पर गुरलीन के नाम की डिग्री, तस्वीर, मार्कशीट, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जब मैंने अपने आदमियों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा तो उस बैच के पुराने छात्र और प्रोफेसर से पूछताछ की तो किसी ने भी गुरलीन कौर नाम की किसी भी लड़की को नहीं देखा था। उसकी ये बात सुनकर अभिनव आगे की तरफ झुका। खेल अब बहुत गहरा और डार्क होता जा रहा था। उसने और ज्यादा सीरियस होकर कहा, मतलब हार्वर्ड का पूरा डेटाबेस हैक करके एक फर्जी प्रोफाइल बनाई गई और ऐसा सिर्फ कोई ग्लोबल मास्टरमाइंड कर सकता है? आगे से विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ लायन, कागजों पर गुरलीन की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, कोई लीगल बैंक अकाउंट नहीं, वो किसी भी माफिया से नहीं मिलती। वो सुबह ऑफिस जाती है और शाम को अपने पेंट हाउस में वापस जाती है। लेकिन लायन, मैं अंडरवर्ल्ड का आदमी हूँ। मेरी छठी इंद्री कहती है
कि वो औरत इंसानी रूप में एक शैतान है। वो कंपनी के उन 3 डायरेक्टर्स को ऐसे कंट्रोल करती है जैसे वो उसके पालतू कुत्ते हो। मुझे पूरा यकीन है कि वही उस असली मास्टरमाइंड तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। उसकी ये बात सुनते ही आगे से अभिनव ने सख्ती से कहा, तो तुमने उसे उठाया क्यों नहीं? उसे पूछताछ क्यों नहीं की? उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने कोशिश की थी लायन। 2 साल पहले मैंने अपने सबसे खतरनाक 4 शूटर को भेजा था उसे किडनैप करने के लिए, ताकि मैं टॉर्चर करके उसके मास्टरमाइंड का नाम उगलवा सकूं। वो चारों शूटर उसे एक सुनसान सड़क पर पकड़ने गए थे। ये कहकर विक्रम ने एक पल के लिए सांस रोकी और उसने एक खौफनाक मंजर याद आ गया। तभी अभिनव ने पूछा, फिर क्या हुआ उन चारों का? विक्रम ने तुरंत जवाब देकर कहा, वो चारों वापस नहीं आए लाए। अगले दिन सुबह उन चारों की लाश मेरे इसी फार्म हाउस के मेन गेट पर लटकी हुई मिली। उनके शरीर पर गोलियों का कोई निशान नहीं था। उन्हें बहुत बेरहमी से किसी धारदार हथियार से काटा गया था। और सबसे भयानक बात, उन लाशों के माथे पर खून से लिखा था, स्टे अवे। ये कहकर विक्रम की आवाज भारी हो गई। उसने आगे कहा, उस दिन मुझे समझ आ गया कि गुरलीन कोई आम औरत या सिर्फ मैनेजर नहीं है। उसकी सुरक्षा के पीछे एक अदृश्य और खौफनाक फौज है, जो मेरे जैसे लोगों को भी रातों रात मिटा सकती है। मुझे उस पर शक पूरा है एलान, लेकिन आज तक मुझे उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। ना ही मैं उस पर सीधा हाथ डाल पाया लाए। उसकी ये बात पूरी होते ही स्टडी रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। विक्रम की बातों ने यह साफ कर दिया कि दुश्मन सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि बहुत शातिर और बेरहम भी है। इसके कुछ देर बाद अभिनव सोफे से उठा। वो कमरे की बड़ी सी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया, जहां से दिल्ली का जगमगाता हुआ शहर दिखाई दे रहा था। उसके दिमाग में आज सर्वर रूम में गुरनेल का वो कॉन्फिडेंस, वो एनक्रिप्टेड ट्रांसमीटर और वो अदृश्य सर्वर गूंज रहा था। विक्रम की नाकामयाबी ने अभिनव को डराया नहीं, बल्कि उसके अंदर के सोए शिकारी को पूरी तरह से जगा दिया था। अभिनव ने खिड़की के बाहर देखकर धीमी लेकिन बड़ी खतरनाक आवाज में कहा, अगर कोई इंसान कागजों पर इतना परफेक्ट है, तो इसका मतलब है कि वो एक तिलिस्म जी रहा है, और हर तिलिस्म की वो चाबी होती है विक्रम। गुरलीन चाहे जितने भी शातिर हो, वो कोई भूत नहीं है। वो सांस लेती है और वो डेटा ट्रांसफर करती है। वो मास्टरमाइंड से संपर्क करती है। वो गलतियां जरूर करेगी। तब विक्रम भी अभिनव के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने थोड़ा घबरा कर कहा, लायन, वो बहुत खतरनाक है। अगर आप उस पर सीधा वार करेंगे तो मास्टरमाइंड अलर्ट हो जाएगा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव पलटा। उसकी आंखों में वो पुराना खौफ नाक लायन वाला जुनून लौट आया। अभिनव के होठों पर एक सर्द मुस्कान आ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं उस पर सीधा वार नहीं करूंगा विक्रम। मैं कोई शूटर नहीं भेजूंगा। मैं तो वज्र सिक्योरिटीज का एक मामूली सा गार्ड हूँ, एक फ्लोर मैनेजर। मैं उसके रडार के नीचे रहूंगा। मैं उसकी परछाई बन जाऊंगा। वो जो डेटा भेज रही है, मैं उस डेटा को ही अपना हथियार बनाऊंगा, और मैं उसके उस अदृश्य सर्वर को हैक करूंगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा। अभिनव अपने यूनिफॉर्म के बैग को उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अभिनव ने दरवाजे पर रुककर विक्रम की तरफ देखकर कहा, तुमने कहा था ना कि तुम्हें आज के तक उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला। मैं निकालूंगा प्रूफ। मैं उस औरत के दिमाग के हर तार को खींचकर बाहर निकालूंगा। गुरलीन कौर सोचती है कि वो शतरंज के वजीर है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि बोर्ड पर अब बादशाह वापस आ चुका है। मास्टरमाइंड तक पहुंचने का रास्ता इसी औरत के गुरूर को तोड़कर निकलेगा। उसकी ये बात सुनकर विक्रम ने सिर झुका लिया। उसे यकीन था कि वो जो काम अब वो पूरी अंडरवर्ल्ड की फौज लेकर भी नहीं कर पाया, वो काम लायन अपनी इस खामोश चाल से कर दिखाएगा। रात के 10 बज चुके थे जब अभिनव कपूर मैंशन वापस पहुंचा। घर में आज एक अजीब सी खामोशी थी। ड्राइंग रूम खाली पड़ा था। सिंघानिया परिवार की बर्बादी की खबर ने आंचल कपूर और अनन्या के दिमाग पर इतना गहरा असर कर दिया था कि दोनों आज जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली गई थी। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक अनजाना खौफ बैठ गया था। कल रात नितिन का वो घमंड, और आज सुबह उसकी वो भीख मांगती हुई हालात, इस सब ने कपूर मैंशन की छोटी शान को झकझोर कर रख दिया था।
वहीं अभिनव चुपचाप किचन में गया। उसने अपने लिए एक साधारण सी रोटी दाल गर्म की और वहीं किचन के काउंटर पर खड़े खड़े खा ली। उसे न आंचल कपूर के तानों की परवाह थी, न ही अनन्या की बेरुखी की। उसका पूरा वजूद अब सिर्फ एक मिशन पर केंद्रित हो चुका था। खाना खाने के बाद वो सीढ़ियों के नीचे अपने उस छोटे से घुटन भरे कमरे में आ गया। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया। अपनी चारपाई के नीचे से उसने अपना एनक्रिप्टेड लैपटॉप निकाला। ये लैपटॉप देखने में बड़ा पुराना और कबाड़ जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर दुनिया के सबसे एडवांस डार्क वेब टूल्स, डिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर भरे हुए थे। अब्रव जमीन पर बैठ गया। उसने लैपटॉप स्क्रीन को ऑन किया। नीली रोशनी और उसके सख्त चेहरे पर पड़ने लगी। अभिनव ने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखकर कहा, गुरलीन कौर। वो जानता था कि कल का दिन लायन ग्रुप में बहुत ही खतरनाक होने वाला है। उसे सर्वर रूम में फिर से गुरलीन का इंतजार करना था। उसे उस एनक्रिप्टेड ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को कैच करना था। ये मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा था, क्योंकि अगर गुरलीन को जरा भी भनक लग गई कि एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड उसकी जासूसी कर रहा है, तो पलक झपकते ही उसे मार सकती थी। लेकिन अभिनव को मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने 3 साल मौत से बदतर जिंदगी जी। अब वक्त आ गया था दूसरों को मौत का खौफ दिखाने का। उसने लैपटॉप पर लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर के सर्विलांस सिस्टम की कोडिंग खोल ली। वो रात भर जागकर गुरलीन के लिए एक ऐसा डिजिटल जाल बुनने वाला था जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिसके फंदे में गुरलीन की हर हरकत कैद होने वाली थी। कपूर मैंशन के उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे घर जमाई अभिनव अब पूरी तरह से लायन बन चुका था। शिकार अब शुरू हो चुका था। शिकारी की नजरें अब शिकार की गर्दन पर पूरी तरह से गड़ चुकी थी। कपूर मैंशन के भीतर रात गहरी और खामोश हो चुकी थी। दीवार पर टंगी पुरानी विंटेज घड़ी की टिक टिक किसी हथौड़े की चोट की जैसी लग रही थी। बाहर दिल्ली की सड़कें अब सुनसान हो चुकी थी, लेकिन सीढ़ियों के नीचे बने उस घुटन भरे सीलन भरे छोटे से स्टोर रूम में एक अलग ही जंग लड़ी जा रही थी। ये जंग हथियारों की नहीं, बल्कि दिमाग, कोडिंग और डिजिटल दुनिया के सबसे खतरनाक चक्रव्यूह की थी। कमरे में सिर्फ अभिनव के एनक्रिप्टेड लैपटॉप की नीली रोशनी थी, जो उसके सख्त और गंभीर चेहरे पर पड़ रही थी। अभिनव जमीन पर बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थी कि उनकी आवाज एक मशीन गन की तड़तड़ाहट जैसी लग रही थी। स्क्रीन पर हरे और सफेद रंग के कोड्स की बारिश हो रही थी। वो लायन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 15वें फ्लोर पर लगे उन सेंसर्स और सर्विलांस कैमरों के बैकडोर को हैक करने की कोशिश कर रहा था। उसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ एक इंसान थी, गुरलीन कौर। अभिनव ने फुसफुसाकर खुद से सवाल करके कहा, तुम कौन हो गुरलीन? तुम्हारा डेटा, तुम्हारा अतीत, तुम्हारे डिजिटल परछाई, सब कुछ एक छलावा है। पिछले 3 घंटों में अभिनव डार्क वेब पर सबसे गहरे और छिपे हुए प्रोक्सी सर्वर को खंगाल रहा था। उसने गुरलीन द्वारा इस्तेमाल किए गए उस एनक्रिप्टेड ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी को ट्रैक करने के लिए कई डिजिटल जाल बिछाए थे, लेकिन हर बार वो उस अदृश्य सर्वर के करीब पहुंच जाता जहां गुरलीन डेटा भेज रही थी। लेकिन एक बहुत एडवांस किल स्विच अभिनव के कनेक्शन को काट देता। गुरलीन के डिजिटल फायरवॉल को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर कोई उसे हैक करने की कोशिश करे तो वो खुद ब खुद अपना आईपी एड्रेस बदल लेता था। यह कोई आम साइबर सिक्योरिटी नहीं थी, यह मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन था जिसे दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां इस्तेमाल करती है। यह देखकर अभिनव की भौहें तन गई। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। जितना वो गुरलीन के सच्चाई के करीब जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो उस दलदल में फंसता जा रहा था। अभिनव का दिमाग तेजी से कैलकुलेशंस कर रहा था। उसने मन ही मन में खुद से कहा, अगर गुरलीन इतनी सुरक्षित है तो इसका मतलब है कि वो असली मास्टरमाइंड के बहुत करीब है। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। मुझे उसे डिजिटल दुनिया में नहीं, बल्कि असली दुनिया में गलती करने पर मजबूर करना होगा। रात के करीब 2:15 हो चुके थे। अभिनव ने स्क्रीन बंद करने का मन बना लिया था। उसकी आंखें लगातार स्क्रीन घूरने पर थक चुकी थी। तभी कमरे के उस भयानक सन्नाटे को चीखती हुई एक आवाज गूंजी,
ये कपूर मैंसन का लैंडलाइन नहीं था। यह अभिनव का कोई साधारण फोन भी नहीं था। यह आवाज उस काले रंग के विशेष रूप से एनक्रिप्टेड सैटेलाइट फोन की वाइब्रेशन की थी, जिसे उसने अपने चारपाई के गद्दे के नीचे छिपा कर रखा हुआ था। अभिनव की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई। ये सैटेलाइट फोन विक्रम ने उसे दिया था, और इस फोन का नंबर दुनिया में सिर्फ एक इंसान जानता था, विक्रम। ये मोबाइल टावर किसी भी मोबाइल टावर से कनेक्ट नहीं होता था, बल्कि सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट के जरिए काम करता था। इसे ट्रेस करना या किसी इस पर अनजान नंबर से कॉल आना तकनीकी रूप से पूरी तरह से असंभव था। अभिनव ने धीरे से अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला और फोन बाहर निकाला। स्क्रीन रोशन थी। कॉलर आईडी पर लिखा था, अननोन आईडी, सिक्योर लाइन ब्रीच्ड। अभिनव की आंखें एक खौफनाक चमक में आ गई। कोई ऐसा था जिसने विक्रम के उस अभेद्य कम्युनिकेशन नेटवर्क को हैक कर लिया था और सीधे अंडरवर्ल्ड के लायन के सीक्रेट फोन पर कॉल कर रहा था। क्या ये गुरलीन थी? क्या अभिनव के डिजिटल हमले ने गुरलीन के सिस्टम को अलर्ट कर दिया था और अब उसने अभिनव की लोकेशन ट्रेस कर ली थी? कॉल अभी बज ही रही थी। अभिनव के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक शिकारी की वो सतर्कता थी जो अपने सामने एक नए और खतरनाक जानवर को देख रहा था। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, आंसर का हरा बटन दबाकर फोन कान के लगा लिया। वो कुछ नहीं बोला। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज का इंतजार करने लगा। कुछ सेकंड तक लाइन पर सिर्फ एक अजीब सी सन सन की आवाज आती हुई, जैसे ही कोई बहुत तेज एनक्रिप्टेड डिकोड कर रहा हो। और फिर दूसरी तरफ से आवाज आई। ये किसी भारी भरकम डॉन की आवाज नहीं थी। ये एक लड़की की आवाज थी, बड़ी मीठी, खनकती हुई, लेकिन उस मिठास में एक ऐसी कोशिश, कशिश और अधिकार था जो सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे। उस लड़की ने अभिनव से कहा, मिस्टर अभिनव गुप्ता, उफ, लायन। उन चंद शब्दों ने अभिनव के पूरे वजूद में एक बिजली सी दौड़ा दी। कपूर मैंशन के उस छोटे से कमरे में बैठा अभिनव अंदर तक हिल गया था। 3 सालों से अभिनव और लायन, ये दोनों नाम एक साथ किसी ने नहीं लिए थे। दुनिया के लिए अभिनव एक नौकर था, अंडरवर्ल्ड के लिए लायन एक मरा हुआ या गायब हो चुका खौफ। इस आवाज ने एक झटके में उसके दोनों नकाब खींच लिए थे। लेकिन इससे पहले कि अभिनव कुछ बोल पाता, वो मीठी आवाज फिर से गूंजी। उसने आगे कहा, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मैं कपूर मैंशन के बाहर एक ब्लैक एसयूवी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और इसी के साथ ही एक क्लिक की आवाज हुई और कॉल कट गई। लाइन कटने के बाद भी अभिनव कुछ सेकंड तक फोन के कान लगाए रखा। उसने दिमाग में एक भयंकर तूफान उठ चुका था। उसने मन ही मन में सोचा, कौन है ये लड़की? इसने लायन और अभिनव को एक साथ कैसे जोड़ा? इसे कैसे पता चला कि मैं कपूर मैंशन में छुपा हूं? क्या ये गुरलीन की चाल है? क्या मास्टरमाइंड की मेरी सच्चाई का पता चल गया? ये सोचकर अभिनव ने फोन नीचे रखा। अगर ये गुरलीन या उसका मास्टरमाइंड का कोई चाल था, तो इसका मतलब था कि उसका 3 साल का वनवास, उसका सारा अपमान, कपूर परिवार की सारी गलतियां सहना, सब कुछ बेकार हो गया था और दुश्मन उसके अब घर तक पहुंच चुका था। एक आम इंसान ऐसी स्थिति में घबरा जाता। वो भागने की कोशिश करता या मदद के लिए किसी को बुलाता। लेकिन अभिनव आम इंसान नहीं था, वो लायन था। उसके पिता ने उसे सिखाया था, जब दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पर आकर दस्तक दे, तो दरवाजा बंद करके छिपना नहीं चाहिए, बल्कि दरवाजा तोड़कर दुश्मन की आंखों के सामने आंखें डालनी चाहिए। अगर आज रात ये मौका मौत का बुलावा आया था, तो अभिनव मौत से गले मिलने के लिए तैयार था। लेकिन वो अकेला नहीं मरेगा। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और उसे वापस छुपा दिया। उसने अपनी चारपाई के नीचे एक छोटा सा काले रंग के लेदर का कवर निकाला। उसमें एक बड़ा तेज धार वाला इटालियन कॉम्बैट डैगर था। ये खंजर उसके पिता की आखिरी निशानियों में से एक था। अभिनव ने उस खंजर को अपनी पैंट के पीछे बेल्ट में खोस लिया और अपनी काली टी शर्ट से उसे ढक लिया। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ मौत का सन्नाटा था। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर मैंशंस के हॉल में आ गया। पूरा कपूर परिवार गहरी नींद में था। आंचल कपूर के खर्राटों की हल्की हल्की आवाज ऊपर से आ रही थी,
ड्राइंग रूम की भव्य लाइटें बंद थी। अभिनव बिल्ली की तरह दबे पांव मेन गेट की तरफ बढ़ा। उसने बड़ा सफाई से दरवाजे को लॉक खोला और बाहर पोर्च में आ गया। रात की ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। कपूर मैंशन का विशाल लोहे का गेट बंद था, लेकिन अभिनव ने गेट के पास बने एक छोटे से पैदल रास्ते का इस्तेमाल किया। मैंशन की चार दीवारी से बाहर आ गया। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़क पर एक अजीब सी खामोशी बिखेर रही थी, और उसी खामोशी के बीच कपूर मैंशन के मेन गेट से कुछ कदम की दूरी पर एक विशाल काले रंग की एसयूवी खड़ी थी। गाड़ी के इंजन की हल्की सी हमिंग आवाज आ रही थी, जिसका मतलब था कि गाड़ी स्टार्ट थी, लेकिन उसकी हेडलाइट्स बंद थी। गाड़ी के शीशे पूरी तरह से काले थे, जिससे अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभिनव के कदम उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उसका हर एक कदम सधा हुआ था। उसका दायां हाथ उसकी पीठ के पीछे उस खंजर के हैंडल के बड़ा करीब था। उसका दिमाग हर स्थिति का मुआयना कर रहा था। उसने मन ही मन अपनी रणनीति तय करके कहा, अगर अंदर शूटर्स हुए तो गाड़ी के शीशे नीचे होने से पहले मैं उस खंजर से ड्राइवर को गले में उतार दूंगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलकर एसयू के बिल्कुल करीब पहुंचा। वो फ्रंट पैसेंजर साइड की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। सन्नाटा इतना गहरा था, अभिनव को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी एक हल्की सी इलेक्ट्रिक मोटर की आवाज हुई। एसयूवी का काला शीशा धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। अभिनव के शरीर की हर एक मांसपेशी तन गई। वो किसी भी जानलेवा हमले के लिए तैयार था, लेकिन शीशा नीचे होते ही गाड़ी के अंदर से गोलियों की बौछार नहीं हुई। इसके बजाय गाड़ी के अंदर एक बहुत जानी पहचानी, बहुत ही खास परफ्यूम की खुशबू बाहर आई। लेवेंडर और मस्क की मिली जुली खुशबू। वो खुशबू गुरलेन के उस ठंडे और कड़क परफ्यूम जैसी नहीं थी। ये खुशबू यादों की थी। तब स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी खिड़की के रास्ते गाड़ी के अंदर आ पड़ी। ड्राइविंग सीट पर कोई भारी भरकम गुंडा नहीं, वहां एक लड़की बैठी थी। लड़की ने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ रखे थे। उसने एक सफेद रंग का डिजाइनर ओवरकोट पहना था। उसके बाल खुले थे। उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत लेकिन उदास सी मुस्कान थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रहे थे। अभिनव का हाथ जो खंजर का था, वो अचानक ढीला पड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिमाग, जो दुनिया के सबसे जटिल कोड्स को डिकोड कर सकता था, अब वो इस चेहरे को देखकर सुन पड़ गया। उसके गले से एक बहुत ही दबी हुई कांपती हुई आवाज निकली, अनिका। ये नाम सुनते ही लड़की के होठों पर वो उदास मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक कर उसके गालों पर आ गिरे। उसने अपनी वही खनकती हुई मीठी आवाज में कहा, हाँ अभिनव, तुम्हारी अनिका। बहुत लंबा इंतजार करवाया तुमने मुझे। अनिका, यह नाम अभिनव के लिए सिर्फ एक नाम नहीं था। ये उसकी उस जिंदगी का इकलौता खूबसूरत हिस्सा था, जिसे गोलियों और खून ने बर्बाद कर दिया था। जब अभिनव 15 साल का था, उसके पिता विराज गुप्ता अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह थे। तब अनिका का परिवार उनके सबसे करीब था। अनिका के पिता मिस्टर संजीव रॉय विराज गुप्ता के सबसे वफादार दोस्त और उनके व्हाइट कॉलर बिजनेस के मेन सलाहकार थे। अभिनव और अनिका ने अपना बचपन एक साथ बिताया था। वो दोनों उसी लायन ग्रुप की बिल्डिंग्स के कॉरिडोर्स में खेलते थे, जहां आज गद्दारों का राज था। अनिका वो इकलौती इंसान थी जो अभिनव के उस खूंखार और चुप रहने वाले स्वभाव के पीछे छिपे हुए एक कोमल और प्यार करने वाले लड़के को जानती थी। जब अभिनव के कंधे पर शेर का दर्दनाक टैटू बनाया जा रहा था, तब अवनिका ही दरवाजे के पीछे खड़ी रो रही थी। लेकिन वो खौफनाक रात थी। विराज गुप्ता की हत्या हो गई। उस रात के बाद अभिनव अचानक गायब हो गया। अनिका के पिता संजीव राय को भी उन गद्दारों ने झूठे मामलों में फंसाकर देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अनिका और अभिनव की दुनिया हमेशा के लिए अलग हो गई थी। अनिका को लगा था कि शायद अभिनव भी उस रात मारा जाएगा, या फिर आज 15 साल बाद उसकी आंखों के सामने वो खड़ी थी। वही अभिनव अभी भी सदमे में था। उसने हैरान होकर पूछा, तुम तुम यहाँ कैसे? ये कहकर उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही अनिका ने अपने जज्बातों पर काबू खो दिया।
वो अपनी सीट से झुकी और उसने अभिनव को जोर से गले लगा लिया। वो एक बच्ची की तरह फूट फूट कर रोने लगी। हनिका ने सिसक कर कहा, मैंने मुझे लगता था कि मैंने तुम्हें खो दिया अभिनव। मुझे लगा था कि तुम मर गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। मेरे पापा के जाने के बाद मैं पूरी दुनिया में अकेली हो गई थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला। उसके आंसुओं से अभिनव की काली टी शर्ट भीगने लगी। अभिनव, जो कुछ घंटे पहले तक मौत का तांडव रचने की सोच रहा था, अनिका की इस मासूमियत और प्यार के सामने पूरी तरह से टूट गया। उसने बहुत ही कोमलता से अपने सख्त हाथ अनिका की पीठ पर रखे। अभिनव ने बहुत ही भारी आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं अनिका, मैं यही हूं। इसके कुछ देर बाद अनिका खुद को संभालते हुए पीछे हटी। उसने अपनी नम आंखें पोंछी और अभिनव के चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया। वो उसके चेहरे की थकान, उसकी आंखों के नीचे पले काले घेरे और उसकी पुराने टी शर्ट को देख रही थी। उसने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुम्हारी तुम्हारी ये हालत, तुमने अपनी ये क्या हालत बना ली है अभिनव। जिस इंसान के पैरों में दुनिया झुकती थी, उसके पिता का नाम सुनकर सरकारें कांपती थी, वो आज इस कपूर परिवार के घर में नौकर बनकर रह रहा है। एक ऐसा घर जमाई जिसे हर दिन गालियां खानी पड़ती है। क्यों अभिनव, क्यों कर रहे हो तुम ये सब अपने साथ। ये कहकर अनिका की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वहीं अभिनव चौकन्ना हो गया था। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, अनिका, तुम्हें यह सब किसने बताया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कपूर मेंशन में एक नौकर की जिंदगी जी रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, तुमने विक्रम के उस सिक्योर सैटेलाइट नेटवर्क को कैसे हैक करके मुझे कॉल किया। उसके बाद सुनकर अभिनव ने अनिका ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें पहुंची और गाड़ी के डैशबोर्ड से एक छोटा सा काले रंग का पेन ड्राइव निकाल कर कहा, मैंने किसी को हैक नहीं किया अभिनव। तुम्हें क्या लगता है, पिछले इतने सालों में मैं सिर्फ रो रही थी। मेरे पिता को उन गद्दारों ने बर्बाद किया था। मैंने विदेश में रहकर सिर्फ साइबर सिक्योरिटी और अंडरकवर ऑपरेशंस की पढ़ाई की। मैं भी उस लायन ग्रुप के मास्टरमाइंड तक पहुंचना चाहती हूँ। तब अभिनव ने आगे पूछा, लेकिन तुम्हें मेरी लोकेशन। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अनिका ने बीच में कहा, विक्रम। विक्रम का नाम सुनते ही अभिनव का गुस्सा अचानक भड़क गया। उसने चौंक कर कहा, विक्रम। विक्रम की इतनी हिम्मत कि उसने मेरी पहचान, मेरा ठिकाना किसी को बताया। मैंने उसे मना किया था। तभी अनिका ने अभिनव का हाथ पकड़कर कहा, विक्रम पर गुस्सा मत करो अभिनव। उस बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं था। जब मैं इंडिया वापस आई तो मैंने अपने पिता के पुराने वफादारों से संपर्क किया। मुझे पता चला कि विक्रम अभी भी सीक्रेटली तुम्हारे परिवार के प्रति वफादार है। मैं सीधे विक्रम के पास गई। उसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसकी ये बात सुनते ही अभिनव ने तुरंत पूछा, तो और फिर उसने राज कैसे उगला। उसका यह सवाल सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक पल के लिए वही खौफनाक और शातिर मुस्कान आ गई जो कभी अभिनव के चेहरे पर हुआ करती थी। उसने हैरान होकर कहा, क्योंकि मैंने विक्रम की पूरी सिक्योरिटी एजेंसी, उसकी काली कमाई के खाते और उसके सारे अंडरवर्ल्ड ऑपरेशंस का कच्चा चिट्ठा हैक करके उसी के सामने रख दिया था। मैंने विक्रम की कनपटी पर बंदूक रखकर कहा था कि अगर उसने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो मैं उसका पूरा एम्पायर एक बटन दबाकर पुलिस को भेज दूंगी। विक्रम अपनी जान से नहीं डरता, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं संजीव राय की बेटी हूँ, मैं भी उसे मास्टरमाइंड के खून की प्यासी हूँ, तो वो टूट गया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया, कपूर मेंशन के बारे में, तुम्हारी उस झूठी जिंदगी के बारे में और तुम्हारी उस वज्र सिक्योरिटी की नौकरी के बारे में। उसकी ये बात सुनकर अभिनव अवाक रह गया। जो लड़की कभी खिलौने से खेलती थी, वो आज विक्रम जैसे डॉन को ब्लैकमेल करके उसका राज उगलवा चुकी थी। अभिनव ने सख्ती से कहा, अनिका, ये खेल बहुत खतरनाक है। तुम नहीं जानते कि दुश्मन कौन है। तुमने गुरलीन कौर का नाम सुना है। उसकी ये बात सुनते ही अनिका की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने अभिनव को आंखों में देख कर कहा, गुरलीन कौर, लायन ग्रुप के जनरल मैनेजर। सिर्फ नाम ही सुना है अभिनव। मैं उसी औरत का पीछा करते करते विक्रम तक पहुंची थी। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। आगे से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो जो उस सर्वर रूम पर नजर रखे हुए हो। ये कहते हुए अनिका ने डैशबोर्ड से अपना एक हाई टेक आईपैड निकाला। उसे ऑन किया। स्क्रीन पर कुछ ऐसी फाइल्स थी जिन्हें देखकर अभिनव का दिमाग सुन्न हो गया। तभी
अनिका ने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, मैं पिछले 6 महीने से गुरलीन के उस अदृश्य सर्वर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही हूँ। अभिनव, वो औरत एक चलता फिरता मौत का जाल है। आज रात जब तुम कपूर मैंशन के अंदर बैठकर गुरलीन के उस सर्वर को हैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब मैं तुम्हारी आईपी लोकेशन देख रही थी। तुम गुरलीन को हैक कर रही थी और मैं तुम्हें ट्रैक कर रही थी। जब मुझे पता चला कि ये विक्रम का दिया हुआ सर्वर है, तो मैंने उस हैक किए हुए लाइन के जरिए ही तुम्हें कॉल किया। उसकी बात सुनते ही अभिनव अपनी सीट से टिक गया। उसे अपने आप पर थोड़ा गुस्सा आ रहा था, अनिका की इस काबिलियत पर गर्व भी। लेकिन फिर भी अभिनव ने उसे समझा कर कहा, अनिका, तुम इस दलदल से दूर रहो। गुरली नाम कोई हैकर नहीं है। वो जिस मास्टरमाइंड के लिए काम करती है, उसने मेरे पिता को मारा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पिता के बाद तुम्हें भी कुछ हो। तुम वापस विदेश लौट जाओ। ये मेरी जंग है, मैं इसे खुद लड़ूंगा। लेकिन आगे से अनिका की आवाज में अचानक वही पुराना अधिकार आ गया। उसने अभिनव का कॉलर पकड़ लिया। उसने अधिकार के साथ कहा, चुप रहो अभिनव, तुम हमेशा से यही करते आए हो। अकेले सारे दुनिया का दर्द सहने की आदत है तुम्हें। तुम कपूर मैंशंस के बर्तन मान सकते हो, गालियां खा सकते हो, लेकिन किसी का साथ नहीं ले सकते। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तभी अभिनव ने उसको दोबारा समझा कर कहा, अनिका, प्लीज समझने की कोशिश करो। लेकिन उसकी आंखों में अब आंसू बह निकले थे। लेकिन इस बार उसकी कमजोरी की नहीं बल्कि आग थी। उसने सीधा कहा, नहीं, तुम समझो। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने विक्रम से सुना कि तुम अनन्या कपूर के पति बन चुके हो, तो मुझ पर क्या गुजर है? क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने तुझे आज सुबह उस घटिया नीले सिक्योरिटी यूनिफॉर्म में लायन ग्रुप के बाहर खड़े देखा, तो मेरा दिल कैसे फटा था। तुम उस गंदे सी सड़क पर खड़े थे और गुरलेन कौर एक महारानी की तरह अंदर जा रही थी। वो तुम्हारा एम्पायर है अभिनव। वो लायन ग्रुप तुम्हारा है। मैं तुम्हें इस तरह घुट घुट कर मरता हुआ नहीं देख सकती। उसकी ये बात सुनकर अभिनव की आंखें झुक गई। अनिका के हर एक शब्द में सच्चाई थी। तभी अनिका ने अभिनव का चेहरा ऊपर उठाकर कहा, मुझे पता है कि तुम अकेले सब कर सकते हो लायन, लेकिन तुम अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं कर सकते। गुरलेन के उस डिजिटल चक्रव्यूह को तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। वो अंदर से कंपनी कंट्रोल कर रही है और तुम्हें बाहर से गार्ड बनकर बहुत समय लग जाएगा। मैं तुम्हारी डिजिटल आंखें बनूंगी अभिनव। मैं गुरलेन के सर्वर को बाहर से भेजूंगी और तुम अंदर से उसे तोड़ना। उसकी यह बात सुनते ही अभिनव ने अनिका की आंखों में देखा। उन आंखों में जो वफादारी और प्यार था, वो उसे कपूर मैंशन के उन खोखले रिश्तों में कभी भी नहीं मिला था। अनन्या के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक समझौता था, एक नकाब था। लेकिन अनिका अनिका उसकी रूह की आवाज थी। फिर भी अभिनव ने आखिरी बार उसे डराने की कोशिश करके कहा, अनिका, अगर मास्टरमाइंड को तुम्हारी भनक लग गई तो वो तुम्हें मार देंगे। लेकिन आगे से अनिका ने एक बहुत ही खूबसूरत और निडर मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम मुझे बचा लेना लायन। आखिर तुम अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह हो। तुम अपनी चीजों की हिफाजत करना बखूबी जानते हो। अभिनव के होठों पर 3 साल बाद एक असली और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अपनी लायन वाली खौफनाक दुनिया में एक बार फिर से इस रोशनी को आने की इजाजत दे दी थी। तभी अभिनव ने हार मान कर कहा, "हम्म, ठीक है, लेकिन तुम कोई भी कदम मेरे या विक्रम के बिना पूछे नहीं उठाओगे। गुरलीन बहुत शातिर है। आज उसने जो डेटा ट्रांसफर किया है, हमें उसकी असली लोकेशन कल तक निकालनी होगी।" उसकी ये बात सुनकर आगे से अनिका ने खुशी में कहा, डन। और हाँ, एक बात और। अभिनव ने हैरानी से पूछा, अब क्या है? आगे से अनिका ने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में कहा, तुम उस कपूर मैंसन की उस बदतमीज अनन्या और उस चुड़ैल आंचल कपूर के ताने अब और नहीं सहोगे। मुझे विक्रम ने बताया कि कैसे वो तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सलूक करती है। मेरा बस चले तो मैं कल सुबह ही कपूर मैंशन को बम से उड़ा दूं। उसके बाद सुनकर अभिनव हल्का हंस दिया। उसने हंसकर कहा, उसका हिसाब भी होगा अनिका, बहुत जल्द होगा। अभी उन्हें ये गरूर है कि वो आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें उड़ने दो। जब मैं उन्हें के पंख काटूंगा तो उनके गिरने की आवाज बहुत जोरदार होगी। और वैसे भी मुझे लायन ग्रुप के अंदर बने रहने के लिए उस घर जमाई वाले नकाब की अभी बहुत जरूरत है। उसकी ये बात सुनकर आगे से अनिका ने अपनी गाड़ी का इंजन फिर से स्टार्ट किया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जेल के अंदर वापस जाने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन याद रखना अब तुम अकेले नहीं हो।
तभी अभिनव ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। उसने खिड़की के झुककर अनिका को देखकर पूछा, वैसे तुम दिल्ली में कहाँ रुक रही हो? अनिका ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, छतरपुर में विक्रम ने मेरे लिए एक सेफ हाउस का इंतजाम किया है। मेरा सारा सेटअप वही है। मैं कल सुबह तुम्हें उसी एनक्रिप्टेड फोन पर कॉल करूंगी। गुड नाइट लायन। आगे से अभिनव ने मुस्कुरा कर कहा, गुड नाइट अनिका। तभी उस ब्लैक एसयूवी ने रिवर्स गियर लिया और कुछ ही पलों में दिल्ली के उस सुनसान सड़कों पर आंखों से ओझल हो गई। अभिनव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। आज की रात ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उसके बाद वो वापस मुड़ा और कपूर मैंशन के उसी छोटे से गेट के अंदर दाखिल हुआ। लेकिन जब वो अंदर जा रहा था तो उसके चाल में अब वो घर जमाई वाली थकान या लाचारी नहीं थी। अब उसकी चाल में एक शेर की वही शाही ठसक थी, जिसे अपना खोया हुआ कुनबा वापस मिल गया हो। अनिका का आना सिर्फ एक पुरानी दोस्ती का आना नहीं था। विलायन के उस खौफनाक एम्पायर के वापस खड़े होने की पहली ईंट थी। गुरलीन कौर सोचती थी कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित मास्टरमाइंड है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब उसके पीछे सिर्फ एक गार्ड नहीं, बल्कि दुनिया के जो सबसे खतरनाक और खामोश शिकारी लग चुके हैं। कपूर मैंशन में वापस अपने कमरे में पहुंचकर अभिनव ने अपना खंजर वापस छुपाया। उसने घड़ी देखी। सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही घंटों बाद उसे फिर से उसी नर्क से उठकर नाश्ता बनाना है और आंचल कपूर की गालियां खानी है और फिर वज्र सिक्योरिटी की नीली यूनिफॉर्म पहनकर लायन ग्रुप में जाना था। लेकिन आज अभिनव को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आज 3 साल के लंबे और घुप अंधेरे के बाद उसकी जिंदगी में पहली बार एक ऐसी सुबह होने वाली थी जिसमें उम्मीद की किरण थी। अगली सुबह एक कुछ अलग रंग लेकर आई। आसमान में सूरज की किरणें कपूर मैंशन के काले इटालियन मार्बल से टकराकर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। बाहर के बगीचे में पक्षियों की चहचहाट थी। हवा में वसंत की एक हल्की सी ताजा ठंडक घुली हुई थी। लेकिन कपूर मैंशन की इन ऊंची और दमघोटू दीवारों के भीतर जो सबसे बड़ा बदलाव आया था, वो मौसम का नहीं, बल्कि सीढ़ियों के नीचे बने उस घुटन भरे स्टोर रूम में रहने वाले इंसान का था। सुबह के 5 बज चुके थे। अभिनव की आंखें खुली। पिछले 3 सालों में यह पहला दिन था जब वह अलार्म बजने से पहले ही उठ गया। आमतौर पर थकान, निराशा और कपूर परिवार की दी हुई मानसिक प्रताड़ना के बोझ तले दबा हुआ उठता था। उसका शरीर तो चलता था, लेकिन उसकी रूह सोई रहती थी। लेकिन आज आज कुछ बात और थी। रात जो कुछ भी हुआ था, उसने अभिनव के वजूद में एक नई जान फूंक दी थी। अनिका का वापस आना सिर्फ एक पुरानी याद का ताजा होना नहीं था, ये उस बात का प्रमाण था कि लायन अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है। उसकी दुनिया, उसके लोग अभी भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अनिका की वो खनकती हुई आवाज, उसका वो प्यार से गले लगाना, उसका वो खौफनाक कॉन्फिडेंस, इन सब ने अभिनव के अंदर के उस खामोश और ठंडे पड़ चुके ज्वालामुखी में फिर से आग लगा दी थी। अभिनव अपनी चारपाई से उठा। उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। उसकी मांसपेशियों में आज कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक शिकारी जैसी फुर्ती थी। उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे पड़े वो काले घेरे आज भी थे। उसकी दाढ़ी आज भी थोड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक पूरी तरह से बदल चुकी थी। आज उन आंखों में घर जमाई वाली वलाचारी और बेबसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और शातिर उत्साह था जो दुनिया जीतने के लिए काफी था। उसने शीशे में देखकर खुद से फुसफुसा कर कहा, रोने के दिन गए अभिनव, अब रुलाने की बारी है। ये फुसफुसा कर उसने जल्दी से स्नान किया और वही वो आम सी सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहन ली। किचन की तरफ निकल पड़ा। अभिनव ने किचन में कदम रखा, अपनी कमर पर एप्रन बांध लिया और वो रोज के काम की एक मशीन की तरह बिना किसी भाव के सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने ली। लेकिन आज उसके काम करने के तरीके में एक अजीब सी लय थी। उसने गैस जलाई, कॉफी बीन्स को रोस्ट करने लगा। कॉफी की सौंधी और कड़क महक पूरे किचन में फैल गई। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे थे। उसने एक तरफ आंचल कपूर के लिए ओट्स और ताज़ा फलों का सलाद काटना शुरू किया, तो दूसरी तरफ अनन्या के लिए फ्रेंच टोस्ट और ऑमलेट की तैयारी करने लगा। चाकू चॉपिंग बोर्ड पर इतनी तेजी से चल रहा था, खटखट की आवाज किसी संगीत जैसी लग रही थी। आज वो अंदर ही अंदर एक पुरानी धुन गुनगुना रहा था। ये वही धुन थी जो उसके पिता विराज गुप्ता अक्सर अपने खाली समय में गुनगुनाया करते थे।
मेंशन का एक पुराना नौकर जो झाड़ू लगाने के लिए रसोई के पास से गुजर रहा था, वो अभिनव को इस तरह खुश और फुर्तीला देखकर वहीं ठिठक गया। उसने अपनी दबी हुई आवाज में पूछा, क्या बात है दामाद जी, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, कोई लॉटरी लग गई है क्या? वो धीरे से इसके लिए बोल रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं आंचल कपूर सुन न ले। अभिनव ने चाकू रोका और रामू काका की तरफ देखकर बहुत ही रहस्यमयी और गहरी मुस्कान देकर कहा, लॉटरी नहीं, बस ये समझ लीजिए कि जिस खजाने की चाबी गुम हो गई थी वो आज मिल गई है। उस नौकर को कुछ समझ नहीं आया। वो बस सिर हिलाकर अपना काम करने लगे। लेकिन अभिनव जानता था कि उसके शब्दों का क्या मतलब है। अनिका के रूप में उसे वो चाबी मिल गई जो लायन ग्रुप के 15वें फ्लोर के उस सर्वर का तिलिस्म तोड़ सकती थी। आज उसका दिन लायन ग्रुप में एक मामूली गार्ड बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसे जासूस की तरीके से बचने वाला था। उसकी डिजिटल आंखें बाहर से सिस्टम को हैक कर रही होंगी। सुबह के 7:45 बज गए थे। नाश्ता पूरी तरह से तैयार था। खुशबूदार कॉफी, गर्मा गर्म टोस्ट, जूस, ताजे फल, सब एक शानदार चांदी की ट्रे में सज चुके थे। अभिनव ने अपना एप्रेन उतारा और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। डाइनिंग हॉल में आज कल की जैसे घबराहट नहीं थी। सिंघानिया परिवार की बर्बादी का जो खौफ कल आंचल कपूर और अनन्या के चेहरे पर था, वह आज रात की नींद के साथ थोड़ा दब चुका था। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है। दूसरों का घर जलता देखकर लोग एक दिन तो डरते हैं, लेकिन अगले दिन ही उन्हें लगता है कि उनके अपने घर की दीवारें आग से सुरक्षित है। कपूर परिवार का वो पुश्तैनी घमंड आज फिर से लौट गया था। ठीक 8 बजे आंचल कपूर और अनन्या सीढ़ियों से नीचे उतरी। आंचल कपूर ने एक बहुत महंगा और भारी बनारसी सिल्क की साड़ी पहना था। उनके गले में मोतियों का एक नया हार था, चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत। अनन्या ने हमेशा से एक शार्प और डिजाइनर फॉर्मल सूट पहना। वो अपने फोन पर लगातार किसी को ईमेल्स डिटेक्ट कर रही थी। अभिनव डाइनिंग टेबल के पास एक मूर्ति की तरह खड़ा था। उसने बहुत ही अदब से कुर्सियां पीछे की ताकि दोनों बैठ जाएं। अनन्या ने बिना अपनी आंखें फोन से हटाए हुक्म देकर कहा, जल्दी नाश्ता लगाओ, मुझे आज ऑफिस में बोर्ड मीटिंग के लिए जाना है। उसका ऑर्डर सुनते ही अभिनव ने चुपचाप सामने प्लेटें सजा दी और कॉफी के कप रख दिए। आंचल कपूर ने अपने ओट्स का पहला चम्मच मुंह में डाला और फिर बहुत ही तिरस्कार भरी नजरों से अभिनव को देखा। आंचल कपूर ने ताना मारकर पूछा, ये नौकरी पर जाने का तुम्हारा कौन सा दिन है? अभिनव ने बड़ी शांत जवाब में कहा, तीसरा दिन है माँ जी। तभी आंचल कपूर ने अनन्या की तरफ देखकर कहा, देख लेना, हफ्ते भर में ही लात मारकर निकाल देंगे इसे। जिसे घर के बर्तन धोने के अलावा कोई काम नहीं आता, उसे बाहर की दुनिया में कौन बर्दाश्त करेगा? वैसे भी जिस कंपनी ने इसे रखा है उसका मालिक ही कोई बेवकूफ होगा। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों के किनारे पर एक हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत दबा लिया। अभिनव ने मन ही मन में सोचा, वज्र सिक्योरिटी का मालिक विक्रम कुमार है और लायन ग्रुप का असली मालिक मैं हूँ, और आप मुझे बेवकूफ कह रही हैं। वो मन ही मन सोच रहा था, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल भावहीन था। अभी अनन्या ने कॉफी का घूंट लिया और अपना फोन टेबल पर रख दिया। उसने पहली बार अपनी नजरें उठाकर सीधे अभिनव की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट थी, लेकिन साथ ही मजबूरी भी थी। उसने अभिनव को देखकर कहा, अभिनव, आज शाम को तुम अपने उस 2 कौड़ी की नौकरी से सीधे घर पर आ जाना, कहीं और आवारागर्दी करने मत जाना। अनन्या की आवाज में हमेशा वाली कठोरता थी, लेकिन आज उसमें एक आदेशात्मक रुख ज्यादा था। अभिनव ने अपनी नजरें उठाई और सीधे अनन्या की आंखों में देखकर पूछा, कोई खास वजह? अनन्या ने एक लंबी सांस छोड़ी, जैसे उसे अभिनव से बात करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद होती महसूस हो रही हो। अनन्या ने रूखेपन से कहा, आज रात दादी का जन्मदिन है, उनके लिए एक बहुत बड़ी और ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी गई है। दादी यानी स्वर्गीय प्राग कपूर की माँ, अनन्या की दादी, श्रीमती रुक्मणी कपूर। रुक्मणी कपूर इस परिवार की इकलौती सदस्य थी जो अभिनव से नफरत नहीं करती थी। वो बहुत पुराने ख्यालों की और धार्मिक महिला थी। जब प्राग कपूर ने अभिनव की अनन्या की शादी करवाई थी, तब आंचल और अनन्या ने पूरा घर सिर पर उठा लिया था, लेकिन दादी ने उस फैसले को सम्मान दिया। दादी का मानना था कि अभिनव बहुत शांत और संस्कारी लड़का है। वो अक्सर बनारस और हरिद्वार के आश्रमों में अपना समय बिताती थी, इसलिए कपूर मेंशन में इस रोजमर्रा की राजनीति से दूर रहती थी। लेकिन आज उनका 75वां जन्मदिन था और इस मौके पर कपूर परिवार को पूरे शहर के सामने अपनी झूठी शान और परफेक्ट फैमिली होने का नाटक करना था। अभिनव ने कहा, मुझे पता है दादी का जन्मदिन है। तभी अनन्या ने अपनी उंगली मेज पर पटक कर सख्ती से कहा,
तुम्हें सिर्फ पता होने से काम नहीं चलेगा। पार्टी शहर के सबसे महंगे और वीआईपी प्राइम स्टार होटल में है। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन, राजनेता और मीडिया वाले वहां मौजूद होंगे। क्योंकि तुम कागजों में मेरे पति हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ उस पार्टी में जाना होगा। अनन्या के ये शब्द बोलते ही आंचल कपूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, क्या बकवास कर रही है तू अनु? इस गंवार और फटीचर इंसान को तुम प्राइम स्टार होटल लेकर जाएगी? ये खानदान का नाम डुबो देगा। इसके कपड़े देख, इसकी शक्ल देख, इसे तो वहां के गार्ड्स भी अंदर नहीं घुसने देंगे। लोग क्या कहेंगे, कपूर परिवार का दामाद एक भिखारी जैसा दिखता है। आंचल कपूर अपनी कुर्सी से लगभग खड़ी हो गई थी। तभी अनन्या ने अपनी माँ को शांत करके कहा, मोम रिलैक्स। आपको क्या लगता है कि मुझे इसके साथ जाने का कोई शौक है? मुझे तो इसे अपने साथ खड़ा देखने में भी घिन आती है। लेकिन दादी ने साफ धमकी दी है, अगर पार्टी में अभिनव मेरे साथ नहीं आ तो कोई नहीं काटेंगे। आप जानते हैं दादी की जिद को, और मीडिया के सामने मैं तमाशा नहीं कर सकती। कपूर परिवार की बेटी का पति गायब है। मुझे कंपनी की इमेज भी देखनी है। उसके बात सुनकर आंचल कपूर ने अपने दांत पीस लिए और वापस कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, बुढ़िया का बस चले तो अपनी सारी जायदाद इस भिखारी के नाम कर दे। तभी अनन्या ने फिर से अभिनव की तरफ देखा। उसकी नजरें अभिनव को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रही थी जैसे कोई कचरे का ढेर हो। अनन्या ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, सुनो अभिनव, ये पार्टी तुम्हारे उस स्लम एरिया का कोई लंगर नहीं। ये प्राइम स्टार होटल है। वहाँ हर इंसान करोड़ों की हैसियत रखता है। इसलिए शाम को जब आओगे तो ढंग के कपड़े पहनकर तैयार रहना। अपनी यह फटीचर सी सफ़ेद शर्ट, घिसे हुए जूते पहनकर मेरे पास भटकने की कोशिश मत करना। किसी सस्ते बाजार से कोई सूट किराए पर ले लेना और अपने बाल कटवा कर आना। अभिनव बिना पलक झपकाए उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन अनन्या नहीं रुकी। उसने अपना पर्स खोला और उसमें कुछ नोट निकालकर टेबल पर फेंक दिए। अनन्या ने बहुत ही घमंड से कहा, और हाँ, ये लो कुछ पैसे। दादी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट भी तैयार कर लेना। खाली हाथ वहां बेशर्मों की तरह मत चले आना। कुछ ऐसा लेना जो देखने में बहुत ठीक ठाक लगे, ताकि लोगों को ये न लगे कि तुमने अपनी भीख के पैसों से उसे कुछ खरीदा है। समझ गए ना? डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए उन 500 के नोटों को देखकर अभिनव की आंखों में कुछ ऐसा भाव आया जिसे पढ़ पाना अनन्या और अंचल दोनों के लिए नामुमकिन था। वो गुस्सा नहीं था, ये लाचारी नहीं थी। ये एक खौफनाक और सर्द हंसी थी जो सिर्फ उसके अंदर गूंज रही थी। कपूर इंडस्ट्री की मालकिन, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े बादशाह, तो कुछ हजार रुपए फेंक कर कह रही थी कि ढंग के कपड़े पहनना और एक अच्छा सा गिफ्ट लाना। वह इंसान जिसके इशारे पर रात भर में सिंघानिया परिवार की 3,000 करोड़ की दौलत खाक हो गई, आज उसे किराए पर सूट लेने की हिदायत दी जा रही थी। अभिनव ने टेबल पर पड़े उन पैसों को हाथ नहीं लगाया। वो बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही आज्ञाकारी लेकिन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ नकाब ओढ़ लिया। अभिनव ने बहुत सदी हुई और शांत आवाज में कहा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं अनन्या। मैं शाम को बिल्कुल वक्त पर तैयार मिलूंगा। और जहां तक मेरे कपड़े और गिफ्ट की बात है, आप यकीन मानिए, आज रात की पार्टी में मेरे कपड़े और मेरा दिया हुआ गिफ्ट दोनों ही ऐसे होंगे जिसे ये शहर और कपूर परिवार जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अभिनव के इन शब्दों में एक अजीब सी गहराई और गूंज थी। उसका लहजा इतना भारी कि अनन्या एक पल के लिए ठिठक गई। उसे अभिनव की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे के दिल की धड़कन को एक सेकंड के लिए बढ़ा दिया। आत्मविश्वास या कोई खौफनाक चेतावनी। लेकिन अनन्या ने अपने उस डर को तुरंत झटक दिया। उसने खुद को तसल्ली देकर कहा, ये बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक मामूली सा गार्ड क्या ही कर लेगा। तभी अनन्या ने अपना बैग उठाकर कहा, बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो। शाम को ठीक 7 बजे मुझे तुम तैयार चाहिए। 1 मिनट की भी देरी हुई तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहकर अनन्या अपने हील्स की खटखट के साथ अपने कमरे की तरफ चली गई। अब क्या करेगी अनन्या, और क्या करेगा अपना ये डॉन? दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या डॉन लेकर आएगा कोई नया सूट, या हमारा लायन पहन कर जाएगा यही सफेद और काली पैंट? दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी द लायन के साथ। द रिटर्न ऑफ लायन, लायन घर जमाई। कहानी अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें।